तो पिछले लेक्चर तक अपन यहाँ तक बात, आप अगर पिछला लेक्चर देख के आए होंगे तो अपन ने इस वाली प्रॉब्लम तक हम आ चुके थे। अब थोड़ा अपन इससे आगे बढ़ते हैं। तो इससे आगे सवाल ही है, अब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में कैसे सवाल पूछे जाएंगे, आपको कैसे रिएक्ट करना है, आपको पढ़ना कैसे है, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, थिंकिंग क्या होनी चाहिए, अपना काम है वही बिल्ड करना। तो ये सवाल देखते हैं, तभी हमें पता चलेगा। एक स्टोन है प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, स्ट्राइक एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ऐसे सवाल, तो इस सवाल के अंदर मैं बहुत सारे सवाल आपको बता दूंगा कैसे कैसे पूछे जाएंगे, क्या आपको करना है। तो एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग ऑफ हाइट एच, ये एच हाइट की जो बिल्डिंग है, ठीक है, यहां जाके ये बॉल जो हिट करती है, और ये आपको दे रखा है कि हॉरिजॉन्टल के साथ ऐसे 30 डिग्री पे हिट कर रही है। क्लियर है? यानी कि इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो मुझे पता चल गया कि ऐसे, अगर मैं यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ये टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया, तो ये वेलोसिटी वेक्टर यानी कि ये जो वी है, ये जो वी है, ठीक है, यू से आपने फेंका तो ये मैंने वी मान लिया, इधर वेलोसिटी वी है, तो ये 30 डिग्री के एंगल पे हिट कर रहा है। द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल विल बी, यानी कि किस स्पीड से आपने फेंका वो इन टर्म्स ऑफ एच आपको आंसर करना है। अब बात तो चलो सही है, कोई बात नहीं, ठीक है, ये मेरे को पता चल रहा है क्या हो रहा है। लेकिन पहला थॉट क्या आना चाहिए? पहला थॉट ये आना चाहिए, कुछ कुछ बातें कि एक बार आप सबसे पहला काम, मुझे एक चीज पता चली कि ये जो वेलोसिटी है, ये वाले अगर मैं कंपोनेंट कर लूं, तो बच्चा कहेगा कि भाई ये वाला तो हो जाएगा u साइन 60 यानी कि √3/2u, और ये वाला हो गया u cos 60 यानी कि बच्चे u/2, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप कहोगे कि हाँ यार, बात तो इतनी तो समझ में आ रही है। फिर मेरे को पता चलता है, मेरे को याद आती है बातें कि ये इंडिपेंडेंट मोशन होती है। तो सर ने बताया था आप इंडिपेंडेंट मोशन ही रीड करो, क्योंकि अपन पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं, आर विल बी इक्वल टू क्या होगा, यू एक्स इंटू टी। टाइम कहाँ से आएगा? वर्टिकल, जैसे आपने बॉल फेंकी, यू कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में, u/g। सेम टाइम नीचे आने में। तो आप, जब मैं इसके कंपोनेंट कर रहा हूँ u साइन थीटा, तो ये ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी। अगर मैं इंडिपेंडेंट मोशन रीड करूँ, दिमाग में क्या है ना बच्चे के, ये चल रहा होता है, अरे ये तो कोऑर्डिनेट है ना, वाई और एक्स कोऑर्डिनेट, तो आप जब पॉइंट ड्रॉ करते हो तो पाथ ऐसा है। लेकिन है तो दो इंडिपेंडेंट मोशन का सम ना। समझ रहे हो आप? आपके दिमाग में पिक्चर क्या बन रही है? बच्चा क्या सोचता है? बच्चा ये सोचता है, जब मैं इस सवाल को ऐसे पढ़ रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि यार सर कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट मोशन, और यार ये तो जा ये ऐसे रहा है, सर कह रहे हैं इंडिपेंडेंट। अरे भाई, ये जो दिख रहा है ना तुझे, ये तू एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकाल रहा है। जैसे जब एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू कितनी है, फिर एक्स की वैल्यू 2 कर रहा है तो वाई की वैल्यू निकाल रहा है, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू, और फिर ग्राफ प्लॉट कर रहा है, तो ग्राफ ऐसा आ रहा है, कैसी शेप का? प्रोजेक्टाइल, सॉरी पैराबोला शेप का। अब आगे हम इक्वेशन भी पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री तो पैराबोलिक ही आएगी। तो इतना मुझे पता चल रहा है कि अच्छा ठीक है, तो सर ने, अब मुझे समझ में आया कि अच्छा अच्छा सर, इंडिपेंडेंट मोशन करके तो इधर से मैं क्या निकाल लेता हूँ, टाइम निकाल लेता हूँ। भाई ये बॉल है, जब ये यहां आके गिरती है, हमने पिछले उसमें समझा था, अगर ये यहां आके गिर रही है, तो सीधी सी बात है ना, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला, अगर मैं इसको इंडिपेंडेंट मोशन रीड कर लूं, बॉल यहां के गिरने का मतलब क्या है कि बॉल ऐसे और ऐसे वापस आ चुकी है। तो मैं वाई को अलग रीड कर रहा हूं और एक्स को अलग रीड कर रहा हूं। क्लियर है? अब जिसने ये बात पकड़ ली ना, एक्स और वाई को अलग अलग रीड करना, ये समझ लो कि उसके लिए फिजिक्स ही आसान है। आपको सच बात बता रहा हूं मैं, फिजिक्स ही आसान है। फिर आप किसी भी लेवल की प्रॉब्लम बना पाएंगे। समझो आप मेरी बात को। तो अब मुझे एक बात पता है, फिर मुझे एक चीज पता चलती है कि अच्छा, देखो मेरा काम है आपको सोचना सिखाना, कि सोचते कैसे हैं, चीजें क्या हो रही हैं। आई होप कि आप कनेक्ट करोगे इस बात को, सोचना ज्यादा जरूरी है। तो मेरे पास ये, अगर मैं इसके कंपोनेंट करूं तो मुझे पता चलता है कि इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक होगा ये वी एक्स और एक होगा ये वी वाई। अब वी एक्स तो कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट कभी नहीं बदलता, तो ये तो u/2 के बराबर ही होना चाहिए। आप कहेंगे हाँ सर, क्योंकि ए एक्स में तो कोई एक्सेलेरेशन है नहीं ना। आगे हम वो भी सवाल डिस्कस करेंगे जहां एक्स में भी एक्सेलेरेशन होगा, तो आज हम सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो अब बच्चे के तुरंत दिमाग में आता है कि ठीक है सर, ये बात तो मुझे कुछ कुछ समझ में आ रही है। अब सर ऐसा ना कर लिया जाए कि यहां से वी वाई, तो सर जब ये पता है तो वी वाई को इन टर्म्स ऑफ यू भी तो लिखा जा सकता है, क्योंकि सर ये 30 है, ये 30 है, इसका मतलब बच्चा कनेक्ट कर गया। तो क्या मैं बच्चे इसको ऐसे लिख सकता हूँ? मुझे पता चला कि भाई मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 1030 विल बी इक्वल्स टू वी वाई बाई वी एक्स? समझ रहे हो? अरे भाई ये वेक्टर है तो इसको पैरेलल शिफ्ट कर लो ऐसे। कई बच्चों को ये भी समझ नहीं आता क्या हो रहा है। अरे ये वेक्टर है, अपन समझा के आते हैं ना, देखो ध्यान से देखो, ये दो कंपोनेंट है, ये वी एक्स है, ऐसे किया ना आपने, ये वी वाई है, और ये ऐसे है। ठीक है, आप इसको, इस वाले को, इसको वी वाई को पैरेलल शिफ्ट कर लो, ये क्या बना? राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्या एंगल है? 30 डिग्री। तो 1030 क्या होगा? परपेंडिकुलर, ठीक है, अपॉन बेस, इसीलिए मैं सीधा लिख रहा हूँ 1030 वी वाई बाई वी एक्स। अब आप आगे चलो, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वी वाई विल बी इक्वल टू, वी एक्स क्या हो गया जी, u/2, इंटू 1030 की वैल्यू क्या होगी जी, 1/√3, यानी कि वी वाई मेरा आ गया u/2√3। ये मुझे पता चल गया। अब जैसे ही मैंने ये निकाला, मुझे पता चला एच की टर्म में आंसर देना है, वी वाई मुझे पता है, यू वाई मुझे पता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लूंगा, काम खत्म हो जाएगा।
हो गया सवाल, बस इतना ही तो था। ये वाली डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव मान रखा है, ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव है और जी तो नीचे रहेगा। तो अगर मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करूं, कौन से में, वाई डायरेक्शन में, ठीक है, वर्टिकल को मैं अलग सॉल्व कर रहा हूं। तो अब ये कितना हो जाएगा, क्या नाम हो गया, बी वाई का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 2ay एस वाई कितना है, इनिशियल ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे लोगे, ऐसे ही लोगे। अरे हाँ है ना, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, यही हुआ ना, डिस्प्लेसमेंट कितना है h। तो आप इसको लिखो h, सॉरी वो तो बाद में लिखेंगे। वी वाई क्या है, वी वाई ये डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड है तो नेगेटिव लेना पड़ेगा, यानी कि कितना है तुम्हारा ये वाला। तो आप इसको लिखोगे क्या, -u/2√3 का स्क्वायर। कट नहीं करना है कभी भी, जब आप सवाल सोल्व करो यू वाई, आपको मैं एक बात बताऊंगा अभी, इनिशियली आपको पता है कि ये माइनस प्लस ही आएगा, ठीक है, लेकिन इनिशियली एक एक बात जब आप सॉल्व कर रहे हो, आप पहली बार पढ़ रहे हो चीजों को, तो बिल्कुल ऐसा ही लिखो जैसा वे होती है। मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं, हर सब्जेक्ट में अगर आप ये फॉलो करोगे ना, 1 महीने में अगर आप इंप्रूवमेंट ना देखें अपने अंदर, तो मुझे बता देना, बस गाली वाली मत देना, क्योंकि उसमें आपकी गलती होगी कुछ ना कुछ। पर मैं ये कह रहा हूं क्योंकि मैं, मेरा एक्सपीरियंस है, फिर बच्चों को मैंने फॉलो करते देखा है, ठीक है, तो हो जाता है। तो ये हो गया। अब प्लस 2 - g × h, क्लियर है। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसका क्या हो जाएगा, u का स्क्वायर अपॉन 4×3 = 12, ये हो जाएगा 3u² / 4 -2gh। तो अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, इसको इधर ले जाऊं, तो बच्चे ये बनेगा 2gh विल बी इक्वल्स टू 3u² / 4 -u²/12, यानी कि 2gh विल बी इक्वल्स टू 12, 4×3 = 12, 3×3 = 9, 9u² -u², यानी कि ये आ जाएगा तुम्हारा 2gh विल बी इक्वल्स टू 8u² / 12, 4×2 = 8, 4×3 = 12, 2 से 2 कट गया, यानी कि u की वैल्यू आ गई √3gh, ये आंसर आया, यानी कि ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको मेरी बात थोड़ी सी समझ आ रही होगी। अब यहां मैं अगर टाइम पूछ लूं कि यहां से यहां तक का टाइम कितना लगा, तो अब आपने वी वाई भी निकाल लिया, यू वाई भी निकाल लिया, सब चीज तो निकाल लिया आपने। तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, ये इक्वेशन लगाओ ना भाई। वी वाई कितना है इन टर्म्स ऑफ, ये पता है आपको, माइनस के साथ, अब विद साइन रखना पड़ा क्योंकि वहां स्क्वायर नहीं हो रहा ना, तो साइन का बड़ा ध्यान रखना है। अब समझ में आया, यहाँ तो चलो प्लस हो गया, यहाँ गड़बड़ नहीं हुई क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, लेकिन यहाँ स्क्वायर थोड़ी ना है। तो अगर जिस बच्चे ने साइन का ध्यान नहीं रखा और वी वाई को इसने उसने प्लस रख दिया, तो आंसर गलत आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो इसलिए कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है विद साइन चीजें, क्योंकि भाई ये वेक्टर वाली इक्वेशन है, वेलोसिटी वेक्टर है, यू वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, तो क्यों नहीं रखोगे विद साइन। समझ रहे हो ना, वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट होता है ना। बेसिक ही तो है। अब लोग कहते हैं कि बेसिक क्या होते हैं, अरे यही तो बेसिक है, और क्या बेसिक, क्या आसमान से उतर के आएंगे क्या बेसिक, यही होते हैं बेसिक, छोटी छोटी बातें याद रखना। आप कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हो, वो स्केलर है वेक्टर है, वेक्टर है तो वेक्टर वाला अलजेब्रा यूज होगा, वेक्टर अलजेब्रा जो आपको पढ़ाया जाता है। स्केलर है तो फिर तो 2+2 लालाजी वाला मैथ यूज होगा, 2+2 = 4। तो आप इसमें रखोगे तो आपको टी की वैल्यू पता चल जाएगी। अब और किस तरह के सवाल आते हैं, और इस तरह के, जैसे आपने 60 डिग्री से फेंका, ठीक है, तो आपसे ये पूछ लेगा इसमें कि कितने टाइम बाद, कितने टाइम बाद, जैसे वो यहां पूछ लेगा आपसे ऐसे कि ये कितने टाइम बाद ये इतना एंगल बनाएगा, लेट्स सपोज 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, क्लियर है। तो आप यहां वही सेम चीज करोगे कि एक्स कंपोनेंट, तो आपकी जो अप्रोच होती है ना, मतलब कहने का मतलब है, इस तरह के सवाल जब भी आते हैं तो पहली अप्रोच जो है कि एक्स कंपोनेंट कभी नहीं बदलता। तो जिस पॉइंट पे, जैसे मैंने इस पॉइंट पे जाके एक्स कंपोनेंट बना लिया, अब आपको सारा चीजें, क्योंकि आपका यहां से वर्टिकल वाली चीजें आ जाएंगी। आप हमेशा अप्रोच क्या करनी है, आपको अप्रोच ऐसे करनी है कि वो एक्स कंपोनेंट को कभी नहीं चेंज होता, ठीक है। तो आपको एक्स को अलग सोचना है, वाई को अलग सोचना है। जब आप ये थॉट प्रोसेस डेवलप करेंगे, एक्स को अलग वाई को अलग, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बता रहा हूं चीजें आसान हो जाएंगी, जैसे आपने यहां देखा है। अब आप आगे चलो। जैसे मेरे पास ये सवाल आ गया, ये सवाल है कि बॉल जस्ट मिसेस द बिल्डिंग। सवाल होता है, ये बहुत लंबी चौड़ी लैंग्वेज में भी आएगा कि एक बॉल फेंक दिया आपने, वो इसकी हाइट को टच करते हुए निकल गई वगैरह वगैरह, कई इस पे बहुत तरह के सवाल बन सकते हैं, क्योंकि सवाल तो भाई दुनिया भर के हैं ना। लेकिन आप देखना चीजें सेम रहेंगी। अब ये सवाल पढ़ो, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ लिया, यानी कि अगर मुझे थीटा कोई बता दे निकाल के तो मैं मानूं। तो तुरंत मेरे दिमाग में एक चीज आई, यू वाई बेसिक, जो बच्चे के बेसिक चीज आनी चाहिए कि अरे भाई अगर टेन थीटा, इसका मतलब हो जाएगा यू वाई बाई यू एक्स। अगर कैसे भी करके यू वाई और यू एक्स पता चल जाए, फिर तो थीटा आ ही जाएगा, क्या है क्या फिर मैंने डेटा पढ़ा, ग्राफ में मुझे क्या दे रखा है, इतनी डिस्टेंस वो 80 मीटर चलता है। कितना, इतनी डिस्टेंस 80 मीटर चलता है, यहाँ 5 सेकंड में पहुंचा, यहाँ 3 सेकंड में पहुंचा, तो टोटल टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक, 2 सेकंड का। तो क्या मैं यहाँ से यूएक्स निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता हूँ।
क्या यहाँ से यूएक्स आ सकता है? भाई यूएक्स तो एक्सेलरेशन तो है नहीं उधर, टाइम मुझे बता ही दिया, यहाँ टाइम कितना लगा 2 सेकेंड, तो यानी कि एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, तो यू एक्स कितना आ गया, एस एक्स 80/2, 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो आसान है, आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं मेरी बात? अब इतना समझ में आ गया। अब यूआई के लिए बच्चा कह रहा है यार यूआई कहाँ से आएगा, और इसने टाइम भी दे रखा है, तो भाई दिमाग में ये आना चाहिए ना कि टाइम दे रखा है, तो अगर टाइम, मेरा मास्टर ने बताया था कि यार टाइम का फॉर्मूला यूआई की टर्म में याद रखो, तो 2u/g, तो जी तो पता है 10, टू भी है तो कांस्टेंट ही है, अगर टाइम पता चल जाए टोटल तो काम हो जाए। अब आप ध्यान से देखो, यहां से यहां तक जाने में कितना लगा, 3 सेकंड। तो इसको मैं ऐसे सोच सकता हूं ना कि ये वाला और ये वाला दो इंडिपेंडेंट मोशन है, इसको ऐसे रीड करना है, इसको ऐसे रीड करना है। अब ये वाला यहां तक पहुंचने में 3 सेकंड लगे, तो नीचे आने में भी तो 3 सेकंड लगेंगे, तो इसका मतलब यहां से यहां तक भी तो 3 सेकंड लगेंगे, तो यहां से यहां तक भी कितने लगेंगे, 3 सेकंड, यानी कि यहां तक पहुंचने में कितना लगेगा, 8 सेकंड। भाई 5 तो यहां तक लग गया, 3 आगे लगेगा, क्योंकि यहां जाने में भी तो लग रहा है ना 3 सेकंड, तो उतना ही आने में। अरे पढ़ा है नहीं पढ़ा है, ये वाला यहां से यहां तक जाने में जितना टाइम लगेगा, यहां से यहां तक आने में, यहां से यहां तक जाने में, यहां से यहां तक आने में, यहां से यहां तक जाने में, सिमेट्री है ना भाई, यहां से यहां तक आने में, करके देख लेना। समझ रहे हैं आप मोशन अंडर ग्रेविटी? नहीं तो लेक्चर जाके देख लो पीछे, क्लियरली मैंने सारी चीजें पढ़ा रखी हैं, बिल्कुल आराम आराम से, वो हर चीज, अब वो उसका यूज हो रहा है ना। पिछली बातें नहीं आएंगी तो आप अगली बातें बातें अच्छे से नहीं कर पाओगे, कर लोगे लेकिन वो फिर रटने वाली बात हो जाएगी। अब 8 सेकंड जब ये आ गया, तो क्या आप नहीं समझते कि चीजें आसान होगी? 8 विल बी इक्वल्स टू 2u/g, बताओ क्या दिक्कत है? तो ui विल बी इक्वल्स टू अगेन 80/2 यानी कि 40, ये तो सेम आ रहा है। तो यानी कि यहाँ से आप टेन थीटा जब निकालोगे, तो मेरा टेन थीटा क्या आ जाएगा, ui बोले तो 40/40, यानी कि थीटा विल बी इक्वल्स टू 45 डिग्री, 1 आ जाएगा आंसर। क्या दिक्कत है? मैंने बेसिक का इस्तेमाल किया, मैंने अपनी तरफ से कोई फिजिक्स नहीं लगाई, जो जो बातें मुझे पता थी, जो मैं पढ़ के आया था वही लगाया, सवाल बन गया। और कोई भी सवाल हो, बनता बेसिक्स से ही है। हम जब पूरा सिलेबस भी करेंगे, पूरा सिलेबस में यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा, आपको पता चलेगा कि मैं बेसिक्स के अलावा कुछ बात इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं करूंगा। तो बेसिक्स इसलिए हर एक टीचर वो कहता रहता है कि बेसिक्स अच्छे होने चाहिए, बेसिक्स अच्छे होने चाहिए, तो बेसिक्स का मतलब ये है, सोचना आना चाहिए, दिमाग कैसे, क्या सोचेगा मेरा, बैठ के दिमाग क्या सोचता है, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और सोचना सीखा जा सकता है, लोग कहते हैं कि सोचा, यार कैसे सोचूं, सोचना सीखा जा सकता है। आप अपने आप से नहीं चल रहा है दिमाग, तो जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं आपसे, ऐसे सोचो, तो ऐसे सोचो, फिर धीरे धीरे आप ग्रो करोगे। क्लियर है? उसमें हमारे एजुकेशन सिस्टम का फॉल्ट है भाई। 10th तक हमें रटना बताया जाता है कि ये 4 सवाल आएंगे, स्कूलिंग स्कूलिंग में ऐसे ही तो होता है, टेस्ट होता है स्कूल में, 20 सवाल हैं एक्सरसाइज में, उसी में से सवाल आते हैं, ऐसे ही तो पढ़ाया जाता है बचपन से, स्कूलिंग ऐसे ही तो चल रही है। अब का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे टाइम में तो ऐसे ही होता था, आई डोंट नो अब कैसे हो रहा है। तो इसलिए फिर 11th में बच्चा आता है, तो एकदम से आप कह रहे हो, पहले आपने सवाल कराया और कहा कि अच्छा ये सवालों में से, तो बच्चे ने क्या 2 बार प्रैक्टिस करी, तो उसके सेट हो गए कि यहाँ पे यहाँ, आधे बच्चे तो रट ही लेते हैं चीजों को। फिर आप 11वीं बच्चे को कह रहे हो कि अब सवाल बनाओ, बनाना सीखो, अब आप सच में सब्जेक्ट सीखो। अभी तक तो हमने जो रटवाया ठीक है, तो वो प्रोसेस, वो उस प्रोसेस को पचा नहीं पाता कि यार चल क्या रहा है यार, तो कई बार बच्चों को एडजस्ट होने में टाइम लग जाता है। तो आप अपनी सोच डेवलप करो, जिनके साथ ऐसा हो रहा है कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, सबने किया है, मैंने भी किया है, मैंने भी अपने आप को डेवलप किया है, आप भी डेवलप करो। टाइम लग सकता है शायद थोड़ा बहुत, लेकिन अगर आप थोड़ा उससे चलोगे, अरेंज करके चीजों को थोड़ा सा सही पाथ बनाओगे, तो बहुत जल्दी कर जाओगे। अब देखो आप, अब ये कह रहा है आपसे कि, इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है, इसको क्वेश्चन क्या ही। अब ये देखो, ये सवाल है आपका, ये सवाल कह रहा है कि आपने 52 मीटर पर सेकंड थीटा एंगल से इस बॉल को प्रोजेक्ट किया, तो ये ए से बी तक जब जाएगी, पहुंचेगी, तो यहां से यहां तक कितने टाइम ऊपर रहेगी, ये है सवाल। देन द टाइम फॉर विच द बॉल इज 15 मीटर अबव द ग्राउंड, 15 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी कि ये ए से बी तक कितना टाइम वो लेने वाली है। तो मेरे दिमाग में आया कि मास्टर ने बताया था वर्टिकल और उसको अलग अलग सॉल्व कर लो, वर्टिकल को तो मेरा अच्छे तरीके से आती है मोशन अंडर ग्रेविटी, तो उसको अलग सॉल्व करूंगा, टाइम ज्यादातर वहीं से निकलेगा। ठीक है, ऐसे भी सवाल आएंगे कि हम एक्स से टाइम निकाल लेंगे, तो वो फिर डिपेंड करता है ना कि वो चल क्या रहा है, सवाल का डेटा कैसा है। अब कोई बात नहीं, ठीक है, तो मुझे एक चीज समझ में आती है कि यहाँ थीटा मेरे को इस बार 5/12 दे दिया। अब जब भी ऐसे थीटा आए, आप सीधा 5/12 ये थीटा पता थोड़ी ना है आपको, तो आप क्या करो, ऐसे सिनेरियो में हमेशा बेसिक मैथ में ऑल्दो सिखाया जाता है, आप ऐसे ट्राइंगल बनाओ, थीटा बनाओ, ये 5/12 लिखो, ये कितना आ जाएगा 30। अब आप आराम से पहले अपने साइन थीटा लिख लो, 5/13, कॉस थीटा 12/13, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ऐसे लिख लो। फिर आप सबसे पहले यहाँ एक बार कंपोनेंट कर लो, ये वो है जो बेसिक बात आपको करनी है, फिर सवाल सोचना स्टार्ट करना है। फिर अपन ये u cos थीटा यानी कि 52
कॉस थीटा में कितना आएगा 52 इंटू 12/13, ये 4 12 चौक 48, और यहाँ कितना आएगा अगर आप देखो 13 चौके 5 चौक 20, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपने आ गया। अब अगर मैं इस बात को सोचूं थोड़ा सा, अगर मैं वर्टिकल में, तो मुझे ये सवाल को मैंने ऐसे कन्वर्ट कर लिया, मुझे वर्टिकल अलग सॉल्व करना है, तो मैं इस सवाल को देखो, ये चीजें तुम्हें भी आनी चाहिए। तो मेरे दिमाग में एकदम से बात आई कि यार मैंने किसी बॉल को 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका, ये 15 मीटर, ऐसा सवाल आपने किया है, और ये 15 मीटर हाइट है। ठीक है, तो ये कितने ऊपर तक जाएगी, पहले तो ये पता होना चाहिए। एच विल बी इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई 2g, यानी कि 20 का स्क्वायर बाई 20, कट गया 20 मीटर, यानी कि ये जो जाएगी ये यहां तक जाएगी, मान लिया मैंने। कितने ऊपर तक जाएगी बच्चे, 20 मीटर तक। ठीक है, ऐसे सवाल आपने बहुत किए हैं कि इस हाइट को ऐसे क्रॉस करने में तो यहां से यहां तक का टाइम बताओ। अब आपके याद आ रहा होगा, एक सवाल होता है, मान लो यहां से यहां तक का टाइम लगा T1, यहां से यहां तक करा T2, तो टोटल टाइम बताओ, तो ये भी तो T2 ही होगा, तो टोटल टाइम आ जाता है T1 प्लस T2। ये बड़ा फेमस सवाल है, बड़ा फेमस सवाल है। इस तरह के सवाल जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी में सिंपल पढ़ते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट, तो यही तो है भाई, ये यही तो है ये। वर्टिकल को अलग सॉल्व कर लो, ऊपर तक जाने में कितना टाइम लगा, यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, यहां तक जाने का, इसमें यहां तक जाने का मतलब क्या है कि बॉल यहां पहुंच चुके हैं, वी वाई का कंपोनेंट जीरो हो गया। यही तो मतलब है ना भाई, इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या है, खाली एक्स कंपोनेंट बचता है, वाई क्या हो जाता है, जीरो। अब आप ध्यान से देखो, 20 मीटर गई, फिर ये 20 मीटर नीचे भी आएगी, मानते हैं आप नहीं मानते हैं? अब आप दिमाग में तुरंत बच्चे के क्या आई, अब तो सवाल ही हो गया भाई, ऊपर से। अब सवाल को हमने यहाँ शिफ्ट कर लिया, क्योंकि यहाँ शिफ्ट करके सवाल यू जीरो हो जाता है, भाई यहाँ नीचे गिरेगा यू जीरो, और पहले 1 सेकंड में कितना गिरता है, वो 5 मीटर, और ये 15 है, ये 15 है, ये टोटल 20 है, ये 5 है, और ये तो मुझे पहले ही याद है 5 मीटर, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में भी 1 सेकंड लगेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टाइम लगा उतना यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 2 सेकंड। ए से बी जाना और आना, ये ए से बी। भाई वाई की मोशन ए से बी कैसे हो रही है, अगर आप देखो ऐसे गया और ऐसे आया, एक्स में ठीक है वो इतना चल दिया, तो दोनों को मैंने अलग अलग रीड कर लिया। अब ये अगर आप समझ रहे हो, ये आपकी वो बन रही है बातें कि दो इंडिपेंडेंट मोशन का सम होता है, इंडिपेंडेंट मोशन, यानी कि एक्स को अलग सॉल्व करो, वाई को अलग सॉल्व करो, तो अल्टीमेटली मोशन अंडर ग्रेविटी चल रहा है ये तो मोशन अंडर ग्रेविटी है ना, वर्टिकल मोशन अलग ही हो रही है ना, तो सवाल कितना आसान हो गया। सवाल ये दिखने से प्रोजेक्टाइल का लग रहा है, ये इतना भारी भरकम सवाल, लेकिन सवाल तो पहले से ही कर रखा है ना आपने, ये तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि चल क्या रहा है। आगे चलो, ये सवाल बड़ा बेहतरीन, बड़ा अच्छा सवाल है, आप पोज करो और आप बनाओ, आपको पता चलेगा कि यार चीजें थोड़ी सी तो डिफरेंट है। A particle is moving with 10 मीटर पर सेकंड at t is equals to 0, the acceleration of the particle is constant। एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं गिवन है, तो बच्चा पहले तो यहीं कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, आगे जब वो बढ़ेगा देखना अभी, at an angle of 143 डिग्री from the initial velocity what will be the minimum velocity of the particle during its journey। तो एक्सेलरेशन तो दिया ही नहीं है, तो बच्चा कहेगा यार ये कैसे निकालू, तो समझ ही नहीं आ रहा। और इस सवाल को, ये सवाल एक ऐसा सवाल है कि जिस बच्चा थियोरेटिकल जो एक पॉइंट है जो मैंने कहा था कि आप याद रखना, मैं इस पे सवाल डिस्कस करूंगा, अगर वो बच्चा उस पॉइंट को कनेक्ट कर गया तो ये सवाल बना देगा। पॉइंट क्या था अगर आपको याद हो, कि बनाते हैं अपन ध्यान से, पहले पहले उसी बात को करेंगे ना, ताकि वो आप अपने नोट्स में ऐड कर सको। ये नोट्स आपके इतने बेहतरीन नोट्स बनेंगे कि आप अपने कोई भी मॉड्यूल, कोई भी चीजें उठाएंगे तो आप सवाल बना पाएंगे। देखो, मुझे ऐसा लगता है जब एक बहस है, एक बहुत ही अलग सी बहस है कि सवाल कितने करने चाहिए, 50 सवाल रोज प्रैक्टिस करने चाहिए। भाई देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आप क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन करो, कई बार 20 सवाल भी, सही चुने हुए सवाल भी सफिशिएंट होते हैं। अब कई बार क्या होता है, जब आप ज्यादातर जनरली जब आप बुक्स देखेंगे या कोई भी प्रैक्टिस शीट देखेंगे, पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल, ये 4 सवाल तो सेम ही है, रेंज निकलवा रहे हैं, किसी में यू दे दिया, किसी में वो दे दिया, तो 4 सवाल अगर आप कर रहे हो तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पहला बनाओ, ठीक है, अगर 4 सेम ही है, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, पांचवा बनाओ ना सीधा, अगर कोई डिफरेंट है तो, क्योंकि डिफरेंट सवाल ही आपको ये बताएगा कि आपको बेसिक्स आते हैं नहीं आते हैं। भाई आपने ये टॉपिक पढ़ लिया, तो लगने तो बेसिक्स ही हैं, सवाल की प्रैक्टिस करने का मतलब क्या है, उसका मतलब लोगों को, शायद बच्चों को समझ नहीं आता। बच्चे सोचते हैं कि प्रैक्टिस करने से अगर मैंने शीट लगा ली तो अब मैं टेस्ट में, सारे टेस्ट में या फिर मेरा कंपटीशन में जरूर है हिसाब किताब, मतलब बढ़िया कर दूंगा मैं जब पेपर में बैठूंगा। ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस का मतलब होता है आपने जो बेसिक सीखे हैं आप कितना अप्लाई कर पा रहे हो, और अप्लाई करना सीखना। समझ रहे हैं आप? तो कुछ कुछ बातें थोड़ी सी अलग अलग है, खैर हम धीरे धीरे बात करते रहेंगे, पहले इस सवाल के बारे में बात करते करेंगे। तो ये सवाल ये है भैया कि कुछ ऐसे है, ये ऐसे फेंक दिया, क्लियर है? आप मुझे एक बात बताओ, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, ये कंपोनेंट कौन सा बचेगा, खाली यूएक्स, क्योंकि इसका ये कंपोनेंट है कितना, यू एक्स यू कॉस थीटा, और ये है तुम्हारा यू वाई यू साइन थीटा, और यहाँ पे जो बी वाई वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी जीरो। जी कहाँ है ऐसे? अब एक इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ लिखाई थी, अगर आपने वो लिख रखी हो, नोट्स खोल के देखना आप अपने,
कि यहाँ जो एक्सेलरेशन है वो तो इस डायरेक्शन में है ना जी, तो ये एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो अगर आप ध्यान से देखो, अब वापस आ जाते हैं, आपको बड़ी मजेदार बात बताऊंगा। ये सवाल इसी थीम के ऊपर सवाल है। ये जी हो गया, एक्सेलरेशन ही तो है। अगर आप इसके कंपोनेंट कर लें तो इसके कंपोनेंट यू एक्स और ये कंपोनेंट आ गया यू वाई। तो जो एक्सेलरेशन के जो परपेंडिकुलर, अगर आप वेलोसिटी कंपोनेंट करो, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है यू एक्स, ठीक है, वो ही इस जर्नी में मिनिमम वेलोसिटी है यू एक्स। समझ गया पॉइंट, समझे ना, कनेक्ट करे ना भाई। आप इनिशियल देखो, यहां से मोशन स्टार्ट हो रही है तो यू एक्स और यू वाई। तो अगर आप ध्यान से देखें, जो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वही तो मिनिमम है इस पूरी जर्नी के अंदर, यू एक्स है वो मिनिमम है, क्योंकि एक्सेलरेशन में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। कनेक्ट कर रहे हो आप मेरी बात? बस, तो अब आधे बच्चों के सवाल समझ में आ गया होगा कि सर ये तो फिर तो बेसिक सवाल है। एक काम कर लेते हैं, ये सर मैंने इनिशियल वेलोसिटी मानी है ऐसे, मैं मान ले भैया, बच्चा कह रहा है सर ये मान लूँ। सर इसके बाद एंगल ले लेते हैं अपन, ये ले लेते हैं सर, ले ले भाई। तो कितना है 143 डिग्री है सर, तो ये 90 हो गया, ये हो गया सर 53 डिग्री। ठीक है भाई। फिर बच्चा कह रहा है सर इसको पीछे कर लो, कंपोनेंट भी तो करने पड़ेंगे ना यू के। ये कितनी है जी, वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, ये इंपॉर्टेंट डेटा है मेरे लिए। तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड। फिर बच्चा कहता है 90, तो सर ये कितना हो जाएगा 37। तो इसके कंपोनेंट आ जाएंगे, ये वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर से मतलब है ना सर अपने को, तो ये हो गया मेरे पास एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा 10 साइन 37। तो ये हो जाएगा सर 10 इंटू 3/5, 6 मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। था तो नहीं कुछ सवाल में। अब आप जब भी ऐसा सवाल आपको आएगा तो आप फास्ट कैलकुलेशन करोगे। जब भी ऐसे प्रोजेक्टाइल के अंदर वो कभी भी मिनिमम मिनिमम कुछ पूछेगा तो आपके दिमाग तुरंत कनेक्ट हो जाएगा कि अच्छा वहां से सवाल है। इसे कहते हैं बेसिक्स को अप्लाई करना। खैर आगे चलते हैं। अब सवाल कुछ ऐसे है, बॉल इज थ्रोन विद स्पीड 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो एक बार इसमें डायग्राम नहीं है तो आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, बनाओ एक बार। क्या कहना चाह रहा है, ये एक बॉल है, एक बॉल है, वो आपने ऐसे फेंक दी। कितने से फेंकी भैया, 20 से। कितना जी, 37 डिग्री। ठीक है। वेन द बॉल रीचेज, ये बड़ा अच्छी चीज है, वेन द बॉल रीचेज हाइएस्ट पॉइंट, wind start blowing horizontally which impart a horizontal acceleration a to the ball in the opposite direction। मतलब कह रहा है, कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि ये ठीक है, ये ऐसे, ये पाथ ये है, जब ये चली तो पाथ ही ऐसा ही लेगी, मुझे पता है। लेकिन जैसे ही बॉल यहाँ पहुंची तो विंड स्टार्ट होगी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, जिसने उसको ए एक्सेलरेशन दिया। अब मेरे दिमाग में तुरंत आया, मैंने बना लिया कि भैया यहाँ पे जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे है, तो अगर मैं इसके कंपोनेंट कर लूँ, अगर मैं इसके कंपोनेंट कर लूँ ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा 20 कॉस 37, कॉस 37 यानी कि जो साइन 53 की वैल्यू होती है 4/5। तो ये कितना हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा 20 साइन 37, तो 3 × 5 यानी कि ये हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये कितने से चल रहा है फिलहाल यहाँ पे, 16 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। डन है, इतना मुझे पता है। अब ये पूछ रहा है, आगे बढ़ो, द वैल्यू ऑफ ए सो दैट द बॉल फॉल एग्जैक्टली बिलो द हाईएस्ट पॉइंट। अब यहाँ पे जब ये ऐसे है, ठीक है, यहाँ पे वर्टिकल, अब मैं देखो यहाँ पे एक्स में भी एक्सेलरेशन आ गया। अब ये कह रहा है आपसे कि ये बॉल, इसका जब पाथ जर्नी खत्म हो तो ये यहीं फॉल करनी चाहिए यहाँ पे, यानी कि इसका पाथ कुछ कैसा होगा, कुछ ऐसा पाथ होना चाहिए भाई, ये घूम के, क्योंकि यहाँ तो वेलोसिटी है, ठीक है, वाई को और मैं एक्स को, अब आपको एग्जैक्ट मीनिंग समझ में आया कि वाई और एक्स को सॉल्व करना तो कितना सवाल आसान हो जाएगा। अब आधे बच्चे तो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार यहाँ क्या गिरेगी सर, ये कैसे सर ऐसे, क्योंकि अभी तक उसकी दिमाग में पता क्या है, यहां से सीधा ऐसे ड्रॉप कर देना, उसके जैसे ही पाथ ऐसे बना तो वो सोचोगे अरे सर ये तो पाथ ही ऐसे, ऐसे कैसे सॉल्व करूंगा मैं। अरे भाई क्यों टेंशन ले रहा है, इंडिपेंडेंट मोशन अलग अलग सॉल्व कर। तो वाई को देख, अभी तू फिलहाल यहां से यहां तक आना है, ठीक है। क्या वाई में कोई चेंजेस हुआ है, नहीं ना। वाई में तो मुझे ये बता, वाई में एक्सेलरेशन ऐसे ही है, ठीक है। तो एक बात बता, ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, टाइम लगेगा 12/10, तो यानी कि कितना लगेगा 1.2 सेकेंड। तो नीचे आने में भी तो उतना ही टाइम लगेगा। तो मुझे ये पता चल गया कि यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगेगा। अब एक्स कोऑर्डिनेट को अलग सॉल्व कर, अगर मैं इसको एक्स कोऑर्डिनेट मान लूं, तो ये घूम के वापस आ रहा है फिलहाल यहां से, क्योंकि मेरे को जर्नी यहां से काउंट करनी पड़ेगी ना। अब यहां से यहां तक का जो टाइम है वो मुझे पता है। अब मैं एक्स में वो टाइम रख लूँ तो मेरा सवाल हो जाएगा, यानी कि अगर मैं एस एक्स में इक्वेशन लगाऊं, तो एस एक्स क्या है, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एस एक्स मतलब सर अब आदोगे ये भी समझ नहीं आएगा, क्यों समझ नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा वही है, पहली बार है ऐसा। तो सर ये तो एस एक्स है, एस एक्स यानी कि भाई ये तो वर्टिकल है ना, एक्स तो ये है, क्या वो कहीं आगे जाके गिरा है क्या, नहीं, उसके नीचे, यानी कि एक्स में तो उसका डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ ना। एक्स डिस्टेंस नहीं है, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। यानी कि ये तो हो गया 0। यू एक्स कितना हो गया 16 टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि ये वाली डायरेक्शन को मैंने क्या मान लिया,
पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन को मैंने नेगेटिव इसलिए माइनस ए लिख दिया यहाँ पे। ये जो माइनस ए लिख रखा है ना, ये जो माइनस ए, वो इसी वजह से आया, ए एक्स मैंने माइनस ए पुट किया है यहाँ पे, क्योंकि विद साइन, याद रखना ये बात हमेशा। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 32 डिवाइड बाई टी विल बी इक्वल्स टू ए। तो ए आ गया आपका 32 डिवाइड बाई आपका 1.2, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 26.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप कि आपको 2D की अब टोटल, तो इंडिपेंडेंट सॉल्व करो, पाथ कुछ भी बन रहा हो, कैसे भी आ रहा हो, तुम्हें उससे क्या मतलब है, ठीक है। मेरे को तो एक्स को अलग सॉल्व करना है, वाई को अलग सॉल्व करना है, ठीक है। अब की बार मैंने वाई से क्या निकाल लिया, मुझे पता था कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही, तो वाई से मैंने टाइम निकाल लिया। ये यहाँ आके गिरेगा तो एस एक्स डायरेक्शन में तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है भाई, ये इनिशियल है, ये फाइनल पोजीशन है, क्या कोई एक्स डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट आ रहा है? अगर ये यहाँ आके गिरता तब आप कहते हैं ना कि एस एक्स, ये एस एक्स है, समझ रहे हैं आप, लेकिन ये तो इसके नीचे ही गिर गया। तो आपको वो ब्रिज अब आपको क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो अगला सवाल पे आ जाओ। ये सवाल आप करो, एक बार अटेम्प्ट करो, इस सवाल को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, तो आपको कुछ चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। अपन इसका आप सॉल्यूशन करते हैं। ये सवाल है कि एक ए बी इज द पाइप फिक्स टू द ग्राउंड विद द इंक्लिनेशन ऑफ 37 डिग्री। तो आपने एक पाइप है 37 डिग्री पे ऐसे लगा रखा है, ये मुझे देखने से समझ आ रहा है। अब द बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ओ एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इट स्मूथली एंटर इनटू द पाइप व्हेन इट्स वेलोसिटी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ पाइप। यानी कि कुल मिला के अगर मैं टेंजेंट ड्रॉप करूं तो ये टेंजेंट अलोंग द एक्सिस आना चाहिए। तो मैं वो बना लेता हूँ। अगर मैं क्या करता हूँ, उसको थोड़ा बड़ा कर लो ताकि बढ़िया समझ में आए। तो अपन अगर इसको बनाएं तो कुछ ऐसे बना लेते हैं, ये वेलोसिटी हो गया जब ये इस पॉइंट पे एंटर कर रहा है इसके पैरेलल। फिर जो हो गया मेरा, ये हो गया वी एक्स, और ये वाला कंपोनेंट हो गया मेरा वी वाई, ठीक है जी। ये वाला कंपोनेंट हो गया वी वाई। अब ये पूछ रहा है आपसे द लेंथ ऑफ द पाइप विल बी, ये लेंथ पूछ रहा है। अब मुझे तुरंत दिखा मुझे कि ये, यार ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये 37 है। तो मेरे दिमाग में पहला जो प्रोसेस होना चाहिए, वो मेरे दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि यार 1037 होता है, ये अगर मैं एस वाई मान लूँ, यानी कि एस वाई नहीं, 1037 तो परपेंडिकुलर अपॉन, हाँ साइन 37 लगाओ यहाँ पे। तो मेरे दिमाग में तुरंत, क्यों कनेक्ट कर सकता हूँ ना, मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि एस वाई बाई एल। ये मेरे दिमाग की पहली पिक्चर बनी। अब मुझे ये पता चला कि अगर यार कैसे भी करके मैं एस वाई निकाल लूँ तो काम हो जाए। फिर मुझे तुरंत देखा ये 37 है, तो ये कितना होगा 37, ये कितना होगा 37। तो मुझे तुरंत समझ में आ गया कि सवाल में क्या क्या पूछ रखा है। तुरंत मेरे समझ में आ गया कि ये 37 है, ये वाला हो गया वी वाई। तो अब मेरे दिमाग में आई कि अच्छा, अब अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, 1037 विल बी इक्वल्स टू वी वाई बाई वी एक्स। अब वी एक्स तो कभी चेंज होता नहीं, और उसने ये तुम्हें 20 दे दिया। तो ये कितना आया तुम्हारे पास, ये अगर 20 है तो ये आया जी तुम्हारे पास 20 cos 53, cos 53 यानी कि साइन 37। तो मुझे तो कुल मिला के 20 इंटू कॉस 53 यानी कि साइन 37 यानी कि 3/5 4, तो मेरे दिमाग में आया ये 12 है। और ये वाला कॉम्पोनेंट 20 इंटू साइन 53 यानी कि 4/5, 5 चौक 20, 4 चौक 16, ठीक है। अब इतना मुझे पता चला, तो मेरे दिमाग में अब एक चीज आई कि अच्छा मैं ऐसा कर लेता हूं कि अब यहां से वी वाई निकालना आसान है। तो वी वाई मेरे 1037 की वैल्यू कितनी होती है जी, 3/4 इंटू वी एक्स, वी एक्स कितना हो गया जी 12, तो 4 3 12, यानी कि वी वाई मेरा आ गया 9 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे तुरंत सवाल, मैंने ऐसे बहुत सवाल किए हैं कि ये पता है मेरे को इनिशियल, ये पता है मेरे को थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा तो एस वाई आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, डिस्प्लेसमेंट पता ही है, इनिशियल फाइनल स्पीड पता है, एच ही तो निकालना है। अब आप तुरंत कैसे करोगे, अब आप तुरंत कहोगे कि हाँ यार बात तो सही है। तो अपन क्या कर लेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, वी वाई, वी वाई का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 2 ay s y। वी वाई कितना हो गया जी आपका, यहाँ से आप स्क्वायर करोगे तो 9 का स्क्वायर, -9 रखोगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये वाली डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले रहे हो। तो ये कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81, यू वाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, 16 है ना, ठीक है। -2 इंटू ए कितना हो जाएगा 10, इंटू कितना हो जाएगा जी एस वाई। तो जब आप यहाँ से एस वाई निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा 20 एस वाई विल बी इक्वल्स टू 256 -81। डन है। अब आप थोड़ा सा ये कैलकुलेशन करोगे तो ये कैलकुलेशन कर लेते हैं भाई, 256 81 माइनस कर लो, 5 बन गया, 15 में से 8 के 7, और ये 175 आ गया। सो 175/20, ये हो गया आपका एस वाई। अब एस वाई आते ही तुरंत मुझे ये फॉर्मूला पता ही है, तो यहाँ से एल विल बी इक्वल्स टू
एस वाई बाई साइन 37 यानी कि 3/5, यानी कि एस वाई की वैल्यू कितनी है 175/20, 175/20 इंटू 5/3, 5×4 = 20, यानी कि 175 डिवाइड बाई 12। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 12 12 5 17 5 5 12 चौक 48, तो 14 पॉइंट के समथिंग जो आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आपको कैलकुलेशन भी, ये सवाल ऐसा था, आपको कैलकुलेशन भी बताई है मैंने, सारी चीजें बताई हैं कैसे कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, तो आप आराम से अटेम्प्ट करो। बस हाँ, फिजिक्स को थोड़ा सा ध्यान से अटेम्प्ट करो, क्या क्या है सेम बातें, एक्स कॉम्पोनेंट चेंज नहीं हो रहा है, वाई निकाल लो, फिर वर्टिकल में इक्वेशन लगा लो, अगर ये डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो फिर आपका सवाल सोल्व हो जाएगा। आगे चलो, ये सवाल भी दो, अब देखो यहाँ एक्स में भी एक्सेलरेशन आ गया जी कॉट थीटा जो विड दे रही है, और वाई का कोई चेंज नहीं है जी है, तो इंडिपेंडेंट मोशन की तरह सॉल्व करना है। ये कह रहा है ये आपने ऐसे फेंका तो कहाँ जाके गिरेगा, यहाँ गिरेगा, यहाँ गिरेगा, यहाँ गिरेगा, क्या होगा मुझे नहीं पता, तो मुझे वो जरूरत भी नहीं है। मुझे पता है वाई में कोई चेंज नहीं हो रहा, और ये अगर जी है तो टाइम ये वाला क्या हो गया, ये वाला हो गया आपका यू कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट हो गया आपका बच्चे यू साइन थीटा। मानते हो आप नहीं मानते हो? तो अगर मैं टाइम की बात करूं, कि अगर मैं इंडिपेंडेंट मोशन को सॉल्व करूं, तो आने और जाने में, भाई इंडिपेंडेंट मोशन का सम क्या है, मान लो ये ऐसे आके यहां गिर रहा है, ठीक है, तो वाई वाला जो कंपोनेंट है वो तो पूरा हो गया ना, समझ रहे हैं आप? एस वाई तो जीरो ही होना है ना, ये तो वर्टिकल मोशन को अलग सॉल्व करो, गिरना तो यहाँ है ना, तो वर्टिकल मोशन तो पूरी होगी ना, ऐसे इंडिपेंडेंट वाई डायरेक्शन की जो मोशन है वो तो ऐसे आना ही है। भाई अगर मैं इंडिपेंडेंट मोशन का सम देखूं एक्स का और वाई का, एक्स मुझे पता है, एक्स मुझे निकालना है, ठीक है, तो एक्स में टाइम ही तो रखना है ना, तो अगर मैं टी, तो मुझे पहले ही पता है टी विल बी इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाई जी। समझ रहे हैं आप? वो ऊपर जाएगी बॉल नीचे आएगी। अब आप दूसरी बात देखो, एस एक्स मुझे निकालना है, एस एक्स क्या होता है जी, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब टाइम पता है आपको, इस पूरी जर्नी का टाइम पता है, टाइम कहां से निकाल लिया आपने, वाई कोऑर्डिनेट से निकाल लिया। अब जैसे ही आपने टाइम निकाला, आप वैल्यू पुट करो, एस एक्स विल बी इक्वल्स टू यू एक्स टी, यानी कि यू कॉस थीटा इंटू 2u साइन थीटा बाई जी, माइनस क्योंकि एक्सेलेशन उल्टी डायरेक्शन में, हाफ जी कॉट थीटा को लिख लो आप कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, यानी कि 4u² साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर, जी से जी गया, दो से ये गया, साइन से साइन गया, इससे फिर ये गया, यानी कि एस एक्स आ जाएगा आपका जीरो। एस एक्स जीरो का आने का मतलब क्या है, इसका पाथ कुछ ऐसा होगा, ये वापस आके यहीं आएगा। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, कि अगर ये यहाँ जा रहा है ऐसे फेंका है तो घूम घाम के वापस यहीं आएगा। तो इसमें एस एक्स भी जीरो है और एस वाई भी जीरो है, यानी कि कहाँ हिट करेगा, यही पूछ रहा है, रिटर्न टू द पॉइंट, वो ओरिजिन पे आके वापस हिट करेगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब ये सवाल सेम उसी थीम का सवाल है, एस और वाई को, क्योंकि यहाँ विंड चल रही है तो उसमें भी है और उसमें भी है, तो आपको क्या बताना है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये आपको जो एक्सेलरेशन है वो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब की बार हम इस सवाल में देखो क्या है, इस सवाल में हमने टाइम कहां से निकाला, वर्टिकल मोशन से। इस सवाल को पढ़ो, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड horizontally from the top of a very high tower at 12 मीटर पर सेकंड as shown in the figure, wind is blowing indicated horizontally, तो ऐसे चल रही है, ठीक है, which cause acceleration this displacement of the ball when it strike the tower, यानी कि ये यहाँ कहाँ स्ट्राइक करेगी। तो अब की बार ये वाली पूरी जर्नी, तो एक्स में जर्नी क्या है, यहाँ जा रहा है और वापस आ रहा है, क्लियर है? तो जब कोई भी जैसे बॉल थी, आप समझो, मैं आपको एक बात समझाता हूँ पहले, आप थोड़ा कनेक्ट करोगे। ये यू से फेंका, मैं कह रहा हूं कि एक्सेलरेशन जी नहीं है, ए है, तो क्या टाइम अब कितना लगेगा, यू बाई ए, टोटल टाइम कितना लग जाएगा, 2u/a। अब एक्सेलरेशन वहां ड्यू टू ग्रेविटी है, वो कांस्टेंट जो एक्सेलरेशन है वो जी के बराबर है, इसलिए आप यहाँ वैल्यू जी रखे और फिर याद करते हो कि 2u/g, मोशन अंडर ग्रेविटी, उसका फिर टॉपिक का नाम हो जाता है। यहां सिंपल एक्सेलरेशन है, तो इसको अगर मैं ऐसे जाने में और ऐसे आने में कितना टाइम लगेगा, तो वो 12 दे रखा है और 6 दे रखा है, तो सीधा करो ना, जाने में कितना टाइम लगेगा, टी विल बी इक्वल टू u/g, u/a सॉरी 12/6, यानी कि 2 सेकंड, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 4 सेकंड, यानी कि ये वो टाइम है 4 सेकंड बाद ये ऐसे जाके हिट कर रहा होगा। अब ये कितने नीचे हिट करेगा, तो मुझे वाई पता चल गया। अब वाई को मैं जब इंडिपेंडेंट सॉल्व करता हूं, तो यू वाई क्या है यहाँ, जीरो, तो जीरो, तो नीचे जाने में आपको पता है ना रिजल्ट 5t², यानी कि 5 × 4 = 16, 16×5 = 80, खत्म। ये क्या कर दिया सर आपने, अरे भाई तभी तो कह रहा हूं कि पुरानी बातें याद होनी चाहिए। जब ये u = 0, ऊपर से आप बॉल गिरा रहे हो, वाई को अब मैं इंडिपेंडेंट है ना, अलग सोल्व कर रहा हूं, तो मुझे ये निकालना है 4 सेकंड में कितना नीचे गिरेगी, तो मेरे को ये वाला रिजल्ट पता है ना, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू क्या है यहाँ जीरो, ऐसे लुकर्स टू। अब ये वाली डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ, क्योंकि मैं मेरे हिसाब से चूज करता हूँ ना चीजें, हाफ इंटू एक्सेलेशन जी यानी कि 10 × t², तो मैंने एक रिजल्ट याद कर लिया 5t², कि अगर किसी बॉल को मैं ऊपर से ड्रॉप कर रहा हूँ और वो मान लो मेरे मैं पूछ लूँ ऐसे कि 3 सेकंड में कितना चलेगी, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 × 5 = 45,
तो अब ये चीजें हैं ना, मेरी कैलकुलेशन फास्ट करेंगी, मेरे सवाल को अटेम्प्ट करने में फास्ट करेंगी। अब अगर मैं ये सारी चीजें सीख रखी हैं और मुझे पता है मेरे सामने सवाल आ गया, तो मैं इंडिपेंडेंट सोल्व करूंगा। मुझे तुरंत पता चल गया कि अच्छा यहाँ हिट करेगा, तो ये एक्स में अपनी मोशन पूरी करके आ रहा है। तो यानी कि 6 दूनी 12, यानी कि 4 सेकेंड, 4 चौक 16, 16 और ये कितना है जी 5, 16 पंजे 80 टिक। क्या मेरे को लिखने की, क्या मेरे को पेन भी उठाना, आप बताओ। मैंने ये सवाल देखा, 6 दूनी 12 किया, जाने में और आने में टाइम कितना लगेगा 4 सेकेंड, 4 का स्क्वायर किया 16, अब मुझे पता है वर्टिकल यानी कि 5t² 16 × 5 80, ऑप्शन टिक किया चला गया। फिर बच्चे कहते हैं कि सर वो बच्चा फास्ट है, उसने पेपर कैसे अटेम्प्ट कर दिया? उसने ऐसे अटेम्प्ट किया है भाई, उसने क्लियरली चीजों को ऑब्जर्व किया है, क्लास में बातों को ध्यान रखा है, फिर उन्हीं बातों को याद रख के प्रैक्टिस में अप्लाई किया है, बन जाएगा सवाल आपका। और थोड़ा तो भाई आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये तो आपको पता ही है ना, जर्नी टफ है। अगर कोई बच्चा ये कह रहा है कि सर ये तो मुश्किल है, तो मुश्किल तो है ही, वो तो आपको पहले ही पता है, मुश्किल तो है ही। मुश्किल नहीं होता तो फिर हर कोई ना डॉक्टर इंजीनियर या बड़े ओहदे तक पहुंच जाता। टफ तो है भाई, आप जितना अपना लेवल आप सोचोगे कि मेरे को अच्छा करना है जिंदगी में, उसी दिन से आपकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो बस वही बात है। खैर, अब ये वाला सवाल है, तो अपने पास ये सवाल है, एक सवाल ये है, हाँ ठीक है, 2 सवाल बचते हैं अपने। ये वाला सवाल है, ये मैं आपको करने के लिए दे दूंगा, तो आप ये सवाल करके लेके आना। ठीक है, अगली क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे इस सवाल को। तो डिस्कस मेरे को लगता है कि आप खुद ही कर लेंगे। इसका ऑप्शन ये देख लो आप, इसका ऑप्शन मैं बता देता हूँ आपको, ए है और डी ऑप्शन है। ये अच्छा सवाल है, मैं आपको थोड़ा मतलब अगली क्लास में ऐसे डिस्कशन कर लूंगा, हिंट दे दूंगा आपको, तो आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। पहले मैं इस बारे में बात करता हूँ, पार्टिकल है। तो ये वाला जो है, पार्टिकल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द टाइम एट विच इट स्ट्राइक इंक्लाइन प्लेन परपेंडिकुलर एज शोन इन द फिगर। अब आप सीधा एक बात सोचो, टाइम पूछा है। अब मुझे बच्चे को, अब इंडिपेंडेंट मोशन मैंने उसको इतना हो गया सिखाते सिखाते, तो उसके तुरंत दिमाग में आ गया कि यू वाई तो है 0। अगर मुझे यहाँ वेलोसिटी पता चल जाए ये वाला, तो टाइम हो जाएगा v/g। ये टाइम है, दिमाग में उसके ये बात क्लियर होगी है। उसने क्या किया कि कुछ नहीं किया, उसने यहाँ कॉम्पोनेंट्स किए। ठीक है, ये 15 है, तो उसको पता है ये तो 15 ही रहने वाला है। फिर उसने ऐसे बनाया, फिर उसने पता है ये 90 है, ये कितना बनेगा 53, ये कितना बनेगा 37। अगर ये 37 है, ठीक है, तो आप बच्चे ने फिर तुरंत क्या लिखा, 1037 इज इक्वल टू vy/15। तो बच्चे ने किया vy/15 × 3, 1037, सॉरी 1037 ही है ना, 15 1037, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही? 3/4, कुछ कुछ तो गड़बड़ है, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? हाँ ठीक है, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। ये कट नहीं रहा ना, इसलिए कुछ तो गड़बड़ है। तो 1030, अच्छा 37 ये लिया है ना मैंने, ठीक है। 1037 विल बी इक्वल्स टू 15 बाई, ये है ना v/, तो अब की बार ये हो गया ना, क्योंकि ये आप ध्यान से देखो, ये परपेंडिकुलर हो गया ना, ये अपना बेस हो गया। तो 15 बाई v/, सो v/, विल बी इक्वल्स टू 15/3/4, यानी कि 60/3, तो कितना हो गया 20। तो 20/10 यानी कि 2 सेकेंड। ऑप्शन सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। तो आसान है चीजें, मुश्किल नहीं है। अब ये वाला सवाल आप देखो कैसे करोगे आप। पोज लो, पोज लेके सवाल को बनाने की कोशिश करो, तो आप जब बनाओगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि हो क्या रहा है। तो ये सवाल ये कह रहा है कि एक एक बॉल है जिसको आपने शूट किया है विद सर्टेन स्पीड, आपको θ1 θ2 बताना है। अब बच्चा क्या है ना, इस ग्राफ को जब भी देखेगा तो कहेगा कि ये 200, तो उसको तुरंत समझ में आएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है θ1 θ2। लेकिन अगर वो यहां जाएगा तो सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब कैसे टिक करूं भाई? अब वो कहेगा कि अरे यार ये तो दोनों तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, बिना सॉल्व करे मैं लगा नहीं सकता। तो करो। अब ग्राफ में 250 दे रखा है, तो 250 ये देने का मतलब क्या है, मैक्सिमम रेंज है। भाई ये रेंज यहाँ मैक्सिमम, और मैक्सिमम का तो मुझे पता ही है, आर विल बी इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई कितना होता है जी, क्योंकि साइन 45 डिग्री होता है ना, साइन 2 थीटा साइन 91। सो आर कितना हो गया आपका 250 × 10 विल बी इक्वल्स टू यू स्क्वायर। यू स्क्वायर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप दूसरी बार भी यू स्क्वायर रखने वाले हो। अब यहाँ पे जो रेंज है आर 1 लिख लेता हूँ इसको, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा मुझे निकालना है बाई जी। तो मुझे यहीं से पता है यू स्क्वायर बाई जी, ऐसे ले लो आप सिंपल, इसको सॉल्व भी मत करो। यू स्क्वायर बाई जी किसके बराबर है, आर के बराबर। तो आर 1/r विल बी इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। अब R1 कितना है आपका 200/250, तो साइन 2 थीटा। तो 5 × 4 = 20, 5×5 = 25, तो साइन
2 थीटा विल बी इक्वल्स टू 4/5, यानी कि 2 थीटा विल बी इक्वल्स टू 53 डिग्री, यानी कि थीटा विल बी इक्वल्स टू 26.5 डिग्री, यानी कि ऑप्शन सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। और अब आपको नेक्स्ट उसमें अपन ये सवाल है, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, मतलब ऐसा सवाल नीट का जो भी बच्चा देख रहा हो तो वो ठीक है, वो कर सकता है, वो अच्छे लेवल पे वो अपना दिमाग को बढ़ाने के लिए, लेकिन नीट में तो नहीं आता ऐसा सवाल, जेई मेंस में, ठीक है। इसमें जेई मेंस में पूरा सवाल नहीं, मतलब ये पार्ट्स हैं, 1 2 3 ऐसे। तो पार्ट्स करोगे, अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुना होगा, आपने ध्यान से क्या सुनना है, इंडिपेंडेंट सॉल्व करना है, तो आप दो दो लाइन में इनके आंसर निकाल दोगे। लेकिन अगर आपने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना है तो फिर गड़बड़ होने वाली है। बाकी हाँ, इस तरह का इतना बड़ा सवाल नीट में तो नहीं आएगा, पार्ट्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। पर आज तक तो आया नहीं है ऐसे दो मोशन को कनेक्ट करके। आ जाए तो कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि पेपर का लेवल बढ़ गया है। बाकी ठीक है, अपने को तो फिजिक्स सीखनी है, तो आप ये सवाल आप देख लो, आप सवाल फिर अटेम्प्ट करना अपने। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।